अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन स्पेसिफिक रोश जो है उस पर वीडियो बना रही हूँ, स्पेशली सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के कलीग्स के लिए, ताकि उनके लिए आसानी हो। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है लाइम डिज़ीज़। लाइम डिज़ीज़ जो है उसमें हिस्ट्री होगी, जो है पेशेंट जो है वो बताएगा कि वो वुड्स हाइकिंग या कैंपिंग से होकर आया है। ठीक है, और फिर उसकी स्टेज जो है होती हैं 3, स्टेज 1, 2 एंड 3। अगर पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है एरिथेमा माइग्रेंस के साथ, जो पैथोनोमिक होती है लाइम डिजीज़ की, और जो है वायरल साइन एंड सिम्टम्स के साथ, फीवर, फटीग, मेलस एंड माइल्जिया, हेडेक के साथ, और उसकी हिस्ट्री होगी वुड्स हाइकिंग एंड कैंपिंग की, इसका मतलब है पेशेंट ने आपके पास स्टेज 1 में प्रेजेंट किया है। और अगर मगर जो है पेशेंट जो है आपके पास मायोकार्डाइटिस और बायलेटरल बेल्स पल्सी के साथ प्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट आपके पास स्टेज 2 में प्रेजेंट किया है, और उधर भी हिस्ट्री बताएगा कि वुड्स हाइकिंग एंड कैंपिंग से होकर आया था। ठीक है, और अगर इसी हिस्ट्री के साथ पेशेंट जो है आपके पास प्रेजेंट करता है क्रोनिक आर्थराइटिस और क्रोनिक इंकैफ्लोपैथी के साथ, तो इसका मतलब है पेशेंट ने आपके पास लाइम डिजीज़ के स्टेज 3 में प्रेजेंट किया है। ठीक है, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में आप देखेंगे स्लाइटली रेज्ड रेड रेश होगा विद सेंट्रल क्लियरिंग। ठीक है, और एरिथेमा माइग्रेंस जिसको बोलते हैं, जो बुल्स आई रेश होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो है बोरिला बर्गोथफ्री जो है वो जो है करवाता है, और इसको जो है फैलाने का जो वो मीडियम होता है, जो वजह होती है वो होती है लोडेस्टिक। ठीक है, और ट्रीटमेंट जो होती है इसकी डॉक्सीसाइक्लिन होती है। चिल्ड्रन में आप एमोक्सिलिन या डॉक्सी दे सकते हैं, और जो है प्रेग्नेंट वुमन में आपने जस्ट एमोक्सिलिन देनी है। ठीक है, और इसमें बायलेटरल फेशियल नर्व पैल्सी होती है, बायलेटरल फेशियल नर्व। ठीक है, पैल्सी इज़ वर्चुअली पैथोनोमिक फॉर लाइम डिजीज़। ठीक है, ये इस तरह की लियन होती हैं, टारगेट लियन भी बोलते हैं, बुल्सआई लियन। ठीक है, ये इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस आप याद करें कि इसमें जो है बायलेटरल फेशियल नर्व पैल्सी होती है। ठीक है, और ये जो है जहाँ पे टिक ने बाइट किया होता है वहाँ पर जो है ये स्टार्ट होती है एरिथेमा माइग्रेंस, और जो है एरिथेमेटस मैक्युला पेपुल बनता है, और ये एक्सपेंड करता है 1 to 2 सेंटीमीटर पर डे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। ये है एरिथेमा माइग्रेंस लाइम डिजीज़। ये एरिथेमा मार्जिनेटम है, ये एक्यूट रूमेटिक फीवर की वो है, इसमें मार्जिन्स जो हैं वो रेस्ट होती हैं। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक है क्लोस्ट्राइडियम डिफिसिल कोलाइटिस, या जिसको सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस भी बोलते हैं, जो मोस्टली जो है इसके रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो रीसेंट एंटीबायोटिक यूज़ की वजह से, या हॉस्पिटलाइजेशन, या एज मोर देन 65 हो उसकी वजह से जो है ये होता है। और कल्प्रिट जो एंटीबायोटिक मोस्ट कॉमन जो होती है वो क्लिंडामाइसिन होती है। सी से क्लिंडामाइसिन, सी से क्लोस्ट्राइडियम डिफिसिल, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये करवाती है। ठीक है, और जो है पेशेंट प्रेजेंट करेगा एब्डोमिनल पेन और लूज स्टूल्स के साथ। ठीक है, और डायग्नोसिस जो है 2 स्टेप्स टेस्टिंग में जो होती है टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम कॉलोनाइजेशन। ठीक है, सो सेंसिटिव इनिशियली जो होती हैं वो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होती है, और GDH होती है, और फिर इसकी जो स्पेसिफिक टेस्ट होती है वो होती है टॉक्सिन EIA। ठीक है, और ट्रीटमेंट जो है एडल्ट्स और चिल्ड्रन में डिफरेंट है, मगर इन दोनों में आपको ये याद हो कि जो कल्प्रिट है, जो वजह है, पहले आपने उसको बंद करना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे एडल्ट्स और चिल्ड्रन में। एडल्ट्स में जो है नॉन सीवियर या सीवियर है तो आपने ओरल वेंकोमाइसिन देनी है, क्योंकि क्लोस्ट्राइडियम डिफिसिल की ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो ओरल वेंकोमाइसिन है। ठीक है, 125 mg देनी है 4 times per day फॉर 10 days। या अगर पेशेंट जो है रेजिस्टेंट है, या उसको कोई एलर्जी है, या वो ओरल वेंकोमाइसिन नहीं ले सकता, तो फिर आपने उसको ओरल फेडाजोमिसिन देनी है 200 mg BD फॉर 10 days। ठीक है, और अगर पेशेंट फल्मिनेंट के साथ प्रेजेंट किया है,
ठीक है। तो फिर आपने ओरल वेंकोमाइसिन देनी है, उसके साथ पेरिफेरल मेट्रोनिडाजोल, पेरिफेरल मतलब इंजेक्शन फॉर्म में आपने फ्लैजिल देनी है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट बच्चों में आ जाते हैं। बच्चों में भी आपने जो कल्प्रिट एंटीबायोटिक है उसको आपने डिसकंटिन्यू करना है और जो है फ्लूइड एडमिनिस्टर करें, ठीक है। और जो है अगर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस्ड है तो उनकी रिप्लेसमेंट करें। और फिर आ जाते हैं नॉन सीवियर में। नॉन सीवियर में ओरल वेंकोमाइसिन या ओरल मेट्रोनिडाजोल दें, ठीक है। एडल्ट्स में क्या था, फल्मीनेंट में दे रहे थे ओरल वेंको और इंजेक्शन मेट्रोनिडाजोल, मगर बच्चों में आपने नॉन सीवियर में ओरल वेंको या फिर ओरल मेट्रोनिडाजोल देना है। ओरल मेट्रोनिडाजोल दे दें पाकिस्तान में क्योंकि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ठीक है। और पुवर्टी भी है तो हम पहले इस ऑप्शन पे साथ जाएंगे, ठीक है। और सीवियर और फल्मीनेंट में जो है आपने ओरल वेंकोमाइसिन देनी है। इन्फ्लुएंज़ा, अब आ जाते हैं इन्फ्लुएंज़ा पे। इन्फ्लुएंज़ा जो है इसकी जो डायग्नोसिस होती है वो आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर करवाना होता है, या फिर वायरल कल्चर करवाना होता है। और ट्रीटमेंट जो है मेनली सपोर्टिव होती है, या फिर जो है ओसेल्टामाविर देते हैं पेशेंट को जो इंक्रीज रिस्क पे होते हैं सीवियर डिजीज़ के, ठीक है, उनमें देते हैं, वरना आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी है। और जो इंक्रीज रिस्क पे होते हैं, इंक्रीज रिस्क से मतलब कोई एल्डरली पेशेंट आपके घर में है और आपको हो गया है, ठीक है, तो आपने एल्डरली को जो है दे देना है, ठीक है, ताकि उनको ना लगे, ठीक है। या फिर कोई सीओपीडी का पेशेंट है, इस तरह से ना, ठीक है। तो स्टार्ट ओसेल्टामाविर एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आप 28 घंटे के बाद देंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है देने का, ठीक है। और जो है जो लोग और ये एंटी वायरल प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और नर्सिंग होम्स में या जहाँ पर लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं, सीटीसी रिकमेंड करता है कि पोस्ट एक्सपोजर एंटी वायरल प्रोफाइलैक्सिस जो है ओसेल्टामाविर या ज़ैमाविर जो है सारे जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनको भी दें, ठीक है। और फिर इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीनेशन के लिए आ जाते हैं, तो उसमें जो है एनुअल इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीनेशन सबके लिए होती है जो 6 महीने से ज़्यादा की एज के होते हैं, ठीक है। और ये उनमें भी सेफ़ है, जिनको एग से एलर्जी है उनमें आप दे सकते हैं, ठीक है। अब इनएक्टिवेटेड आपने किन में देनी है? इनएक्टिवेटेड आपने मोर देन 6 मंथ्स वालों में देनी है, उनमें आपने IIV4S देनी है। और अगर ओल्डर एडल्ट्स हैं तो उसमें IIV3S देनी है। और अगर मोर देन 18 ईयर्स के हैं जो टीनेजर्स हैं उनमें आपने RIV4 देनी है। और ये जो है इनएक्टिवेटेड प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है, ठीक है। अब लाइफ पे आ जाते हैं। लाइफ जो एटीनेटेड जो होती है LIV4 होती है, ठीक है। ये इंडिविजुअल्स एज 2 to 49 ईयर्स उनमें दे सकते हैं। कंट्राइंडिकेशंस है, एज अगर 2 से कम हो या 49 से ज़्यादा हो, प्रेग्नेंट हो पेशेंट, या चिल्ड्रेन लेस दैन 70 ईयर्स के हों जो एस्पिरिन ले रहे हों, या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो, या जिसका क्लोज कांटेक्ट हो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट के साथ, ठीक है। यहाँ पे चिल्ड्रेन 2 to 4 ईयर्स विद एस्मा आर वीजिंग इन पास्ट 12 मंथ्स, ठीक है, उनमें भी आपको नहीं देनी लाइफ एटीनेटेड। और दोज हु टुक एंटीवायरल्स विद इन पास्ट 48 आवर्स और कॉक्लियर इम्प्लांट्स, ठीक है, जिन्होंने 48 आवर्स पहले जो है एंटीवायरल ली हुई हैं, या जिनको कॉक्लियर इम्प्लांट्स लगे हुए हैं, या एस्मा के पेशेंट हैं, प्रेग्नेंट हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, या फिर इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट के साथ जो साथ रह रहे हैं, या फिर वो बच्चे जो 17 साल की उम्र के से कम हैं और एस्प्रिन ले रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ या बच्चे 2 साल से कम हैं, उनमें आपने लाइफ नहीं देनी है, ठीक है। हो गया ये इन्फ्लुएंज़ा भी आपका कंप्लीट। अब आते हैं बोटुलिज्म पे, ठीक है। क्लोस्ट्राइडम बोटुलिनम, ठीक है, मोस्ट पोटेंट बायोलॉजिक टॉक्सिक इन द वर्ल्ड, ठीक है। बोटुलिनम टॉक्सिक इनहिबिट्स एसिटाइलकोलिन रिलीज एट प्रीसाइनेप्टिक रिसेप्टर्स, ठीक है। तो अब आपने वो चीज़ दिमाग में रखनी है और उसके हिसाब से फिर आपको याद आएगा सारा, ठीक है। इन्फेंट्स में जो है ये कॉमनली देखा जाता है, ठीक है। और फूडबॉर्न वुंड एंड एट्रोजेनिक आर इन एडवेरेंट, ठीक है। अब इन्फेंट्स में जो है इंजेक्शन ऑफ हनी और कॉर्न सिरप कंटामिनेटेड विद स्पोर्ट्स, ठीक है, वो वजह हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन, वीक सक, फीबल क्राई, पुअर गैग रिफ्लेक्स, पूल्ड सिक्रेशंस, जनरलाइज वीकनेस, हाइपोटोनिया, लॉस ऑफ हेड कंट्रोल एंड फ्लॉपी बेबी, ठीक है, क्योंकि वो
एसिटाइलकोलिन जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। फूड बॉर्न की वजह से अगर है तो फिर उसमें इनएडिक्वेटली प्रिजर्व अंडर कुक्ड फूड होगा, होम कैनिंग होगी या इंजेक्शन या प्रीफॉर्म टॉक्सिन जो है वो होगी। कैंड फूड की वजह से भी होता है, ठीक है, क्लोस्ट्राइडम कैंड फूड। और वुंड्स अगर कंटामिनेटेड हो बाय स्पोर्ट्स तो उसकी वजह से भी। और हाइड्रोजेनिक आर इनएडवेरेंट जो है कॉस्मेटिक या थेरापेटिक इंजेक्शन उसकी वजह से, ठीक है। डिसेंडिंग सिमेट्रिक फ्लैसिड पैरालिसिस होती है, अपर ज़्यादा होती है कंपेयर टू लोअर, ठीक है। टैक्यूपनिया रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। और जो है नॉर्मल सेंसरी एग्ज़ाम में जो है नॉर्मल होगा, सेंसरी एग्ज़ाम जो होगा वो आपका नॉर्मल होगा। और नॉन स्पेसिफिक फ्लू लाइक इलनेस होगी, पोस्चरल हाइपोटेंशन होगा और क्रेनियल नर्व डेफिसिट्स होंगी, डिप्लोपिया, टोसिस, प्यूपिलरी डायलेशन एंड डिस्फोनिया, डिस्फेजिया, डिसआर्थिया, पुअर गैग रिफ्लेक्स, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकेज, डिक्रीज सैलिवेशन, जीआई इलियस एंड यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है। तो ये सारी न्यूरो से रिलेटेड सारी चीज़ें इनमें हो जाएगी। और जो है मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टेक्ट CDC के सपोर्टिव केयर है, रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग और एकन सीरम, हेप्टावेलेंट बोटुलिन एंटीटॉक्सिन उनमें देंगे जो 1 साल से ज़्यादा की उम्र के हों। और ह्यूमन ड्राइव बोटुलिन इम्यून ग्लोबुलिन जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हों, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स फॉर वुंड्स देंगे, ठीक है। अब जो है इन्फेंट बोटुलिज्म, पेशेंट विल बी एन इन्फेंट, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ईटिंग हनी और रेजाइडिंग नियर कंस्ट्रक्शन साइट, फीबल क्राई होगी, कॉन्स्टिपेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन विल शो सिमेट्रिक डिसेंडिंग पैरालिसिस, फ्लॉपी बेबी, okay, most commonly caused by Clostridium botulinum, and treatment is IV botulism immunoglobulin. बोटुलिज्म हिस्ट्री ऑफ ईटिंग कैंड फूड होगी, पंक्चर वूंड होगा या हीरोइन इंजेक्शन, सिमेट्रिक डिसेंडिंग पैरालिसिस होगी, ठीक है। इसमें सिमेट्रिक डिसेंडिंग पैरालिसिस होती है और ट्रीटमेंट इज़ एंटीटॉक्सिन, ठीक है। अब आ जाते हैं टेटनस पे। टेटनस, क्लोस्ट्राइडम टेटनी स्पोर्स फाउंड इन सॉइल, डस्ट एंड फीसेस। डिसेंडिंग टेटनिक स्पाज्म होते हैं, ये फिर इसका मैकेनिज़्म बताया हुआ है कि क्लोस्ट्राइडम टेटनी जो है वो टेटनोस्पाज्म करवाती है, इस इनहिबिट करती है रिलीज ऑफ इनहिबिटरी गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। इसकी वजह से कंटिन्यूस स्टिमुलेशन बाय एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो हो जाती है ओस्फासिटी हो जाती है, जिसको ओपिस्टोटोन्स बोलते हैं, ठीक है। और लॉक जॉ भी हो जाती है, राइजस सार्डोनिकस। और क्लिनिकल में जो है ट्रेसमस, लॉकजा, राइजस जिसको जो है राइजस सार्डोनिकस भी बोलते हैं, ट्राइसमस जिसको लॉकजा, और दोनों को राइजस सार्डोनिकस बोलते हैं। डिस्फेजिया होगा, रिजिडिटी एंड स्पाव मसल होगी जिसको ओपिस्टोटोन्स बोलते हैं। और डायफोरेसिस, हाइपरटेंशन एंड टैकीकार्डिया होगा, ठीक है। मैनेजमेंट सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, बेंजोडाइज़ेपिन्स देने हैं, ओपियाइड्स देने हैं और नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, ठीक है, मसल रिलैक्सेंट देने, लो स्टिमुलेशन इन्वायरमेंट हो, डार्क हो, ठीक है, क्लीन वुंड हो, मेट्रोनिडाजोल प्रिफर्ड ओवर पेनिसिलिन एंड टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन देंगे, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट करता है ट्रेसमस, लॉकजा और रिजिडिटी एंड स्पाज्म मसल, मोस्ट कॉमनली काज्ड बाय क्लोस्ट्राइडियम टेटनी। ट्रीटमेंट इज बेंजोडाइज़ेपिन्स, मेट्रोनिडाजोल प्रिफर्ड ओवर पेनिसिलिन, टेटस इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनाइजेशन, ठीक है। और मसल रिजिडिटी स्टार्टिंग इन द जो है वो जॉ से होगी और इन फेशियल मसल से और डिसेंड करेगी लिम्स में। इन द मेजर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस टेटनस इज क्लिनिकल वन, इनिशियल मैनेजमेंट विद एडमिशन टू द इंटेंसिव केयर यूनिट, ओके। अब आ जाते हैं टेटनस प्रोफाइलेक्सिस पे। प्रायर इम्यूनाइजेशन 3 डोजेस,
अगर अनसर्टेन है या लेस देन 3 डोजेज़ है, ठीक है। और लो रिस्क वुंड जो है अपने डोज देना है इफ़ मोर देन 10 years सिंस लास्ट डोज, ठीक है। और अगर हाई रिस्क वुंड है और इफ़ मोर देन 5 years सिंस लास्ट डोज, तो आपने वो टेटनस डोज भी देना है और टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी जो है स्टेट देने 250, ठीक है। हाई रिस्क किसको बोलते हैं? हाई रिस्क इज़ डिफाइंड एज मोर देन 6 hours ओल्ड कंटामिनेटेड ब्लड, सलाइवा, फीसिस, पंक्चर, क्रैश वुंड्स, एवल्जन्स, फॉरेन बॉडीज, बर्न्स एंड फ्रॉस्ट बाइट, ठीक है। तो ये सारे उसमें आ जाते हैं हाई रिस्क में, कंटामिनेटेड वो है ना वुंड। अब आ जाते हैं वर्सिला पे। पेशेंट प्रेजेंट्स विद वायरल प्रोड्रोम एंड मैक्युलोपेपुलर रेश, फिजिकल एग्जामिनेशन विल शो क्लियर वेसिकल्स ऑन एन एरिथेमेटस बेस, ड्यू ड्रॉप ऑन अ रोज पीटल, ठीक है। ऐसे ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पीटल, गुलाब के फूल पे पानी के जो है ना वो पानी गिरा हुआ जैसे ना, इस तरह से ड्यू ड्रॉप्ड। क्रॉप्स ऑफ लियन इन मल्टीपल स्टेजेस, कॉम्प्लिकेशन जो होती है इसकी न्यूमोनाइटिस, इन एडल्ट्स बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, इन चिल्ड्रेन ट्रीटमेंट इज़ अगर बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं तो सपोर्टिव केयर, अगर 12 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो फिर एसाइक्लोविर देंगे। अब जो है इसमें चिकन पॉक्स आ गया, तो इसमें जो है रेश जो है स्टार्ट्स होता है हेयर लाइन से और फिर सोल पे आहिस्ता आहिस्ता डिसेंड करता है, ठीक है। हेयर लाइन से रेश स्टार्ट होगा, स्प्रेड होगा इन्फीरियरली टू चेस्ट, देन पाम्स एंड देन सोल्स, ओके। फर्स्ट वेसिकल्स अपीयर्स, ठीक है। फिर वो जो है मतलब ये डेज जो होते हैं ना 1 to 2 वेसिकल शुरू होने से पहले वाले 2 दिन और वेसिकल अपीयर होने के बाद वाले 5 दिन, ये सारे कंटेजियस होते हैं। मतलब इन दिनों में अगर आपका इस पेशेंट के साथ एक्सपोजर हुआ है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी जो है चिकन पॉक्स हो जाए, ठीक है। तो ये कंटेजियस डेज होते हैं 2 days बिफोर वेसिकल अपीयरेंस एंड 5 days आफ्टर वेसिकल अपीयर्स। ट्रीटमेंट जो होती है वो हेल्दी अगर पेशेंट है और लेस देन 12 years ऑफ एज है तो सेल्फ लिमिटेड होता है, सपोर्टिव केयर जस्ट है। और अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ पेशेंट है और 12 साल से ज़्यादा है तो फिर आपने एसाइक्लोविर देनी है, या इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ या 12 साल से ज़्यादा। सीवियर कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं सेकेंडरी बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन काज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है किड्स। न्यूमोनाइटिस होती है मोस्ट कॉमन काज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इन एडल्ट्स। और जो है इनकेफ्लाइटिस, बच्चों में जो है सेकेंडरी बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, और न्यूमोनाइटिस की वजह से एडल्ट्स जो हैं वो हॉस्पिटलाइज होते हैं। वैक्सीन लाइफ एटीनेटेड और अवॉइड प्रेगनेंसी, ठीक है। अब आ जाते हैं सेफलिस पे। तो प्राइमरी सेफलिस जो होती है वो ट्रेपोनिमा पैलिडम की वजह से जो है वो होती है, ठीक है। इसमें पेनलेस अल्सरेशंस होती हैं जिनको शंक्ट्राई बोलते हैं, ठीक है। पेनलेस अल्सरेशन बिगिंस एज अ पेनलेस पैप्यूल 1 to 2 centimeter ulcer with raised indurated margin, non-exudative base associated with mild regional lymphadenopathy, heals within 3 to 6 feet, ठीक है। सो पहले जो होगी शुरू वो पेनलेस होगी, ठीक है। जिसको जो पेनलेस होती है वो शंक्ट्राई है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ अर्ली सेफलिस पेंसिलिन जी बेंजाथीन देंगे, सिंगल डोज 2.4 million units IM फर्स्ट लाइन है, ठीक है। पेंसिलिन जी बेंजाथीन जो है वो फर्स्ट लाइन है। डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन अल्टरनेटिव है, अगर वो पेंसिलिन एलर्जिक है पेशेंट या कंट्राइंडिकेटेड हो फिर आप डॉक्सी या टेट्रा दे सकते हैं, या फिर सेफ्ट्रैक्सोन, ठीक है। प्राइमरी जो होती है वो पेनलेस होती है। सेकेंडरी जो होती है उसमें लिम्फेडिनोपैथी है, कंडाइलोमालाइटा होता है, रेशन पाम एंड सोल्स होते हैं,
और टर्शरी में जो है वो गुमास बनते हैं, ठीक है। VDRL एंड RPR पॉजिटिव होता है 1 to 2 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन, ठीक है। प्राइमरी या सेकेंडरी में आपने IM बेंजाथीन पेंसिलिन G देनी है 1 डोज, और टर्शरी में आपने IV बेंजाथीन पेंसिलिन G Q वीक फॉर 3 वीक्स देनी होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स सिंड्रोम, जिसको सर्स बोलते हैं। 2 or more of the following क्राइटेरिया, ठीक है। अगर 2 या उनसे ज़्यादा होगा तो वो पेशेंट सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स में फॉल करेगा। हार्ट रेट जो है 90 से ज़्यादा हो, या टेम्परेचर 100.4 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो, या फिर 96.8 से कम हो, ठीक है। या मतलब हाइपरथर्मिया हो या हाइपोथर्मिया हो, ठीक है। और रेस्पिरेटरी रेट जो है मोर देन 20 मिनट्स, या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेस देन 32 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो, ठीक है। और TLC काउंट जो है WBC मोर देन 12,000 या फिर लेस देन 4 हो, ठीक है। या फिर मोर देन 10% बेन फॉर्म्स हो, ठीक है। अब जो है सर्स क्या है, सेप्सिस क्या है, सीवियर सेप्सिस क्या है, और सेप्टिक शॉक क्या है, ये देखते हैं, ठीक है। और अगर ये जो ऊपर हमने जो पढ़े हार्ट रेट, टेम्परेचर, इनमें से कोई भी 2 या उनसे ज़्यादा, और सस्पेक्ट करें आप सस्पेक्टेड प्रेजेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, और उसको कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो, तो फिर जो है उसको सेप्सिस है। और अगर सेप्सिस के साथ लैक्टिक एसिडोसिस हो, या फिर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 हो, या फिर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाए 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी फ्रॉम नॉर्मल से, ठीक है। और उसके साथ कोई ऑर्गन डिसफंक्शन हो, हाइपोटेंशन या हाइपोपरफ्यूजन हो, तो सीवियर सेप्सिस है, ठीक है। और अगर इन सारी चीज़ों के साथ, मतलब सीवियर सेप्सिस के साथ, अगर पेशेंट हाइपोटेंशन डिस्पाइट एडिक्वेट फ्लूइड रिसक्सिटेशन, आपने फ्लूइड भी दे दिया, उसके बावजूद भी पेशेंट हाइपोटेंसिव है, बेहतर नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब है पेशेंट सेप्टिक शॉक में चला गया है, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें ही आ जाएंगी, ठीक है। तो सेप्सिस में ये होगा कि हार्ट रेट ज़्यादा होगा, टेम्परेचर होगा, हाइपरथर्मिया या हाइपोथर्मिया होगा, ठीक है। इन चारों में से कोई भी 2 या उससे ज़्यादा हो, और पेशेंट को अगर इन्फेक्शन है, कोई भी सोर्स कोई इन्फेक्शन की है, तो सेप्सिस है, ठीक है। और अगर सेप्सिस के साथ अगर लैक्टिक एसिडोसिस है, या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम है, और ऑर्गन डिसफंक्शन है, ठीक है, तो फिर सीवियर सेप्सिस है। और अगर सीवियर सेप्सिस के साथ पेशेंट का ब्लड प्रेशर फ्लूइड रिसक्सिटेशन के बावजूद भी नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब है पेशेंट सेप्टिक शॉक में है, ओके। अब जो है कंडीशन सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, सेप्सिस की डेफिनेशन ये जो हमने कर लिया, ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो बेहतर है क्राइटेरिया नहीं देखते, ठीक है। ये बस आपने ये देख लिया, आपको ये समझ में आ जाएगा। सो सर्च क्राइटेरिया भी हमने कर लिया, ठीक है। सोफा स्कोर देख लें आप। सोफा स्कोर is a 24-point measure of organ dysfunction that uses 6 organ system: renal, cardiovascular, pulmonary, hepatic, neurologic and hematologic. 0 to 4 points are assigned per organ system, okay. So sepsis and septic shock. Sepsis क्या है? Life threatening organ dysfunction caused by dysregulated response to infection. सोफा स्कोर अगर 2 से ज़्यादा है तो इंडिकेट करता है ऑर्गन डिसफंक्शन, एंड मोर्टेलिटी रिस्क अप्रोक्सीमेटली 10% है, ठीक है। और अगर क्विक, और दूसरा है क्विक सोफा, अगर ये पॉजिटिव है एटलीस्ट 2 ऑफ द क्राइटेरिया आर मीट, ठीक है, तो ये सेप्सिस है।
और सेप्टिक शॉक में क्या है, सेप्सिस प्लस रिक्वायर वेजोप्रेसर्स टू मेंटेन मीन आर्टेरियल प्रेशर मोर देन 65 मिलीमीटर ऑफ mercury डिस्पाइट एडिकेट वॉल्यूम resuscitation plus serum lactate level more than 2 millimole per liter and 18 milligram per deciliter. ठीक है, तो इसका मतलब है सेप्टिक शॉक. मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट सेप्सिस इंक्लूड सिक्योरिंग ऑफ द एयरवे, correcting hypoxemia, establishing awareness access and early administration of fluids and antibiotics. ठीक है, दूसरी वीडियो में फिर बाद